नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 11 मार्च को इस वक्त जो एग्ज़िट पोल हैं नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले जो एग्ज़िट पोल आए हम बता दें कि घोर विश्वसनीयता के संकट से एग्ज़िट पोल गुजर रहे हैं। तमाम एग्ज़िट पोल में जिस पार्टी की बढ़त है उसे लेकर कोई दावा नहीं कर रहा, कोई राजनीतिक दल जो है उसे लेकर कोई बहुत उत्साहित नहीं है। और इस लिहाज से ये चुनाव एग्ज़िट पोल वालों के लिए भी एक तरह से इम्तहान है। हर पोल के बाद सवाल उभर रहा है कि क्या ये सही होगा या जो कहा जा रहा है उसका उल्टा होने वाला है। यूपी में 14 करोड़ मतदाताओं ने वोट किया है और 400 से अधिक जातियां हैं। तो आप बता दीजिए कि इनमें से किस जाति ने किसके हिसाब से वोट किया गया हो। क्या ये कोई बता सकता है? जैसे गैर यादव, गैर जाटव के बारे में आपने सुना होगा, तो हम एक वेबसाइट पे गए, 234 ओबीसी जातियां लेकर आए और उनमें से पढ़ दें कुछ जिनके बारे में आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा। नाई हैं और रोर हैं, गरड़िया हैं, पिरही हैं, ठठेरा है, कसेरा है, डांगी, तेतवा, सुनार, कलवाई, हलवाई, जोरिया, महागीर, सिघारिया, तंवर, मोची, मेवाती, स्वर्णकार, रंगेज, लोनिया चौहान, गोले ठाकुर, लोधी राजपूत, रंगवा, मंसूरी, मुस्लिम कायस, मोमिन, सैनी, माली, सलमानी, नट, नायक, साहू नाम की ओबीसी जातियों ने किसे वोट किया होगा? क्या आप बता सकते हैं इनमें से, और किस आधार पर बता सकते हैं? अक्सर कहा जाता है कि ये वोट हैं जो बीजेपी के लिए जीत का आधार बन सकते हैं। तो इतना आसान है क्या? पिछले साल दिसंबर में अखिलेश यादव ने 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में डालने का अनुमोदन किया था। इनमें से कहार, कश्यप, केवट, निषाद, बिंद, प्रजापति, राजभर, बाथम, गौड़, तुरा, माझी, मल्ला, धीमर आदि जातियां हैं। इन जातियों का क्या असर होगा, क्या हम जानते हैं? इस बात के बावजूद ये सवाल इसलिए भी वाजिब हैं, इस बात के बावजूद कि बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन फिर भी हम कैसे जानते हैं कि ये 200 जो उपजातियां हैं ओबीसी की यादव के अलावा, वो बीजेपी को ही वोट करेंगे? अब दूसरी एक तमाम तरह का विश्लेषण देखिएगा तो उसमें कोर जाति एक आती है। एक नई जाति है, मनुवाद ने खोजा है, कोर जाति से कहते हैं। इसका किसी आपको कहीं पे जिक्र नहीं मिलेगा। ये पहली बार नहीं बल्कि अब राजनीतिक विश्लेषणों में ये कोर जाति खोजकर लाई जा रही है। अब इसमें एक तरह से गैर जाटों में अब हम आते हैं। 60 के करीब 66 के करीब जातियां हैं, अनुसूचित जातियां। इनमें जाटव जो हैं वो 56% हैं, पासी समाज जो है वो 14% हैं, वाल्मीकि जो है वो 3.3% हैं। बाकी तमाम जातियां 0.5 से लेकर 1%, बहुत ही मामूली मात्रा में। और इनके नाम है अगरिया, बैगा, दुसाद, बहेलिया, बधिक, बावरिया, धानु, गोंड, कंजर, कलाबाज, लालबेगी, रावत, शिल्पकार, मुसहर, मजहबी। ये नाम मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप इस समाज के बारे में भी परिचित हो सकें और जान सके कि कौन सा ऐसा पत्रकार है जो इनके बीच गया होगा, जो इनके पेशे, इनके मुद्दों को, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को समझा होगा और हेडलाइन में बताया होगा आपको। तो सब कुछ क्या इतना आसान है कि गैर जाटव और गैर यादव कह देने से एक समीकरण निकलता है? इस बात के बावजूद कि सपा जीत सकती है, इस बात के बावजूद कि बीजेपी जीत सकती है, लेकिन तर्क क्या हैं इन सब के? अब जो एग्जिट पोल आ गए हैं वो हम आपके स्क्रीन पर हम डाल देते हैं। ये पोल्स हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बढ़त है, 211 सीट है। समाजवादी कांग्रेस गठबंधन को 122 और बसपा को 61। बसपा भी हार रही है, सपा कांग्रेस भी हार रही है और बीजेपी एक तरह से जीत रही है। तो ये उत्तर प्रदेश के तमाम एग्जिट पोल के नतीजे हैं। अब हम दूसरा ग्राफिक्स बदलते हैं स्क्रीन पर। पंजाब जो है उसमें 54 कांग्रेस को है और 52 आम आदमी पार्टी को, अकाली को 10 है। ये औसत निकाला गया है। कई प्रकार के 4-5 प्रकार के जो एग्जिट पोल आए हैं, इसको देखकर आप एक अंदाज़ा निकल सकता है कि आम आदमी पार्टी अगर इतनी बराबर है और दोनों पार्टियां बहुमत से दूर हैं तो कुछ भी हो सकता है। एक अनुमान ये भी है कि आम आदमी पार्टी बहुत आगे जा सकती है। एक अनुमान ये भी है कि आम आदमी पार्टी को शायद इंतज़ार करना पड़े। अब दूसरा ग्राफिक्स है गोवा का। उत्तराखंड में यहाँ भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के पोल में 3-4 एग्जिट पोल में सबसे आगे है, 42। तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। थोड़ी प्रैक्टिस होने के लिए उनके पास, कांग्रेस के पास अच्छी बात है कि 24 की संख्या मिल रही है, तो थोड़ा संघर्ष करना और बोलना भी कांग्रेस को थोड़ा आ जाएगा, राहुल गांधी के अलावा भी। अब जो गोवा की जो 40 सीटें हैं उनमें देख लीजिए तो कांग्रेस को 12 है, भारतीय जनता पार्टी को 18 है और आम आदमी पार्टी को 3 है। दिलीप पांडे हमारे साथ थे थोड़ी देर पहले, वो इस तरह की बातों से सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी भी नंबर आने दीजिए। आमतौर पे जो एग्जिट पोल होते हैं उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को कम दिखाते हैं, कभी भी ज़्यादा नहीं दिखाते जितना वो हासिल करती है। और इसी तरह से ये कहा जाता है कि एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, खासकर बिहार के बाद से, और आमतौर पे भी उसमें वो पार्टी जीतती हुई नज़र आ सकती है। तो एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं,
सही हो सकते हैं। इससे ना हम पे कोई फ़र्क पड़ता है ना आप पे फ़र्क पड़ता है। आप भी कल से परेशान किए हुए हैं कि बताओ कौन जीतेगा, तो कुछ जवाबदेही आपकी भी है। तो राजनीतिक चर्चाओं की एक बिरादरी होती है इस देश में, जो इस देश की राजनीति को बदल तो नहीं पाते लेकिन अपनी चर्चाओं से ख़राब ज़रूर करती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो नेताओं के चुने जाने की क्वालिटी है उनमें कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। तो हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वंदिता मिश्रा हैं, नेशनल ओपिनियन एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस की, सबसे किनारे। और बीच में हैं पूर्णिमा जोशी, आप पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदू बिजनेस लाइन की। और नेहा दीक्षित हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, आपको और वायर के लिए आप लिखती हैं, और आपको इस वक्त अभी चमेली देवी पुरस्कार मिला है, तो हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बधाई। और बनारस से स्काइप से सुप्रिया शर्मा, आपको भी चमेली देवी पुरस्कार मिला हुआ है। बाकी 3 लोगों का मैं नहीं जानता हूँ, आप बता सकते हैं। सुप्रिया शर्मा नेशनल एडिटर हैं स्क्रोल, और सुनीता आयरन हैं रेजिडेंट एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। तो मुझे लग रहा है कि मुझे इस स्क्रीन से बाहर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस चुनाव को आप लोगों ने काफ़ी विस्तार से रिपोर्टिंग की है, और आपकी रिपोर्टिंग काफ़ी अलग थी, और मुद्दों को आप लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से समझा। मैं आपकी वंदिता जी की टिप्पणी चाहता हूं कि ये नॉन यादव नॉन जाटव क्या है? जैसे आपने बोला, ये इतनी सारी जातियां हैं, छोटी छोटी हैं, और सबके नाम, सबके पेशे, सबकी लाइव्स, सबके कंसर्न्स और इश्यूज अलग हैं। पर कई जगह पे ये सुनने में आया कि इनकी एक गठड़ी बन सकती है। अब वो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग इस इलेक्शन में ये है कि कई पॉइंट्स हैं जो फिक्स्ड हैं और कई हैं जो थोड़ा मूव कर रहे हैं। अच्छा। तो ये वाली जो जातियां हैं ये फिक्स्ड नहीं कहलाई जाती। जैसे यादव फिक्स्ड कहलाए जाते हैं कि वो सपा का वोट बैंक है, जाटव बसपा का वोट बैंक है, अपर कास्ट जो ठाकुर ब्राह्मण वो भाजपा के वोट बैंक है। ऐसा नहीं है कि इनमें टूटन नहीं है, पर बाय एंड लार्ज इनको फिक्स्ड एक माना जाता है। ये जो आप जातियां गिना रहे हैं ये मूव करती हैं, ये इधर भी जाती हैं और उधर भी जाती हैं, इनमें टूटन और मूवमेंट ज़्यादा है। उसमें जिस तरह से मैं समझने की कोशिश कर रही थी, उसमें मुझे लगता है कि हर पार्टी का एक फिक्स्ड अपील है अपनी कास्ट के लिए या किसी और कास्ट के लिए जो उसकी कास्ट नहीं है, वो दूसरी कास्ट को भी एक फिक्स्ड अपील, एक स्पेसिफिक अपील, कास्ट अपील देती है। पर दूसरी एक अपील हर पार्टी के पास है जो वो ट्राई करती है कि वो कास्ट के ऊपर, सिर के ऊपर से जाए और ज्यादा कास्ट को घेरे में ले ले। वो एक स्पेसिफिक कास्ट की बात नहीं करे, वो ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ ले। उनमें ये जातियों के आने का ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी है। उसमें मुझे लगा, मेरे इन लोगों के सबके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, मुझे लगा कि अगर सपा की वो अपील है कि मैं विकास करूँगा, अखिलेश यादव, मैं एक्सप्रेस वे बनाऊंगा, मैं हेल्पलाइन दूंगा आपको, 108 आप डायल करेंगे तो एम्बुलेंस आएगी। मायावती की अपील है कि मैं जब आती हूँ तो अनुशासन टाइट रहता है, प्रशासन टाइट रहता है, दंगा नहीं होता। और मोदी की मुझे लगा इस इलेक्शन में अपील अगर वो है तो वो है नोटबंदी। नोटबंदी से उन्होंने कोशिश की कि ये मैं जाति से ऊपर उठ के, कम्युनिटी से ऊपर उठ के मैंने ऐसा काम किया जो हर किसी को इफेक्ट करता है और परिवार और एक बराबरी के स्तर के उस पे ले आता है। अब उसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि ये प्रोजेक्शन हुआ है और काफी हद तक ये प्रोजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है। पूर्णिमा जी, जिस तरह से हम सब ने, ज़्यादातर लोगों ने टीवी के स्टूडियो में और ख़ासकर अखबारों में भी किया ही होगा, आपको लगता है कि इस यूपी के चुनाव को देखने के लिए सिर्फ जाति का ही चश्मा है, गैर जाटव गैर यादव का ही चश्मा है? जो औरतों, जो महिला वोटर हैं, जैसे बिहार में हमने देखा था, क्या उनकी अलग से कोई इस बार पॉलिटिकल कम्युनिटी नहीं बनी, राजनीतिक समुदाय के रूप में वो नहीं आई? देखिए, बिहार और यूपी की राजनीति बहुत अलग अलग तरीके की होती है। बिहार में एक बैकवर्ड फॉरवर्ड फार्मूला बना था जो यूपी में एक तरह से मुश्किल है, क्योंकि नहीं है उस तरह से। यूपी में उस तरह से नहीं हो पाता है, क्योंकि यूपी में जो इंटरमीडियरी पेजेंट्री है, जो यादव गुर्जर जाट समाज है, वो काफ़ी आगे चला गया है। दलितों ने अपनी अलग गोलबंदी की है मायावती के साथ मिलकर। तो उस तरह का मिलन जो है, जो मायावती एक अलग दिखाती हैं और मुलायम अलग दिखाते हैं, अखिलेश अलग दिखाते हैं, लेकिन जिसमें मायावती का जो वोटर है वो अपर कास्ट को अपना ऑपरेसर डायरेक्ट नहीं समझता है, वो यादव को अपना ऑपरेसर ज़्यादा समझता है।
और बिहार में ये अलग चीज़ है, क्योंकि बिहार पर में ये सब विश्लेषण भी तो समय के साथ बदलते होंगे ना। कैसे ऐसे हो सकता है कि उत्तर जी, प्रदेश ज़रूर। ने 3 बड़े राजनीतिक फैसले 2007 से लेकर 14 तक लिए हैं, तो क्या मतलब वो मानस उसका बिल्कुल ही इन्हीं सब चीज़ों के आधार, मायावती के पास सिर्फ जाति के आधार पर ही जाना हो गया, और अगर वो 2014 में जाटव मायावती से अलग होकर बीजेपी के पास गया था तो वो किस आधार पर गया था? देखिए, बीजेपी का आधार वही जाटव बीजेपी के समय 2014 के समय वो जातिवादी नहीं है, क्योंकि उसका 40% या 30% डेटा दिख रहा था स्क्रीन पे, वो बीजेपी को वोट करता है। अब जब वो लौट के आता है तो सब कोई अपने अपने कोर कास्ट की तरफ ड्रिफ्ट, ये हम इसी पे क्यों मानते हैं? हम ये क्यों नहीं मानते कि वो बीजेपी के पास गया तो उसके वादे पूरे नहीं हुए तो वो लौट आया अपनी तरफ से? नहीं, देखिए, ये बात एक आप अलग तरीके से और देखिए कि बीजेपी की जो राजनीति है वो एक अलग तरीके की राजनीति है। बीजेपी की राजनीति मुसलमान अपीजमेंट की राजनीति है। उन्होंने जो एक दरार हिंदू मुसलमान की पैदा की हुई है, जो कि परमानेंट है, वो उनका परमानेंट इशू है, वही दरार अब जातियों के बीच में भी है कि देखिए, यादव को बहुत कुछ मिल गया, आप लोगों को नहीं मिला, तो ये यादव अपीजमेंट। देखिए, चमार को बहुत मिल गया, जाटव को बहुत मिल गया, आपको नहीं मिला। यही राजनीति जो एक द्वेष की राजनीति है, वो बड़ी सक्सेसफुली एम्प्लॉय होती है हर एक इलेक्शन में, आपको भी मालूम है। तो बीजेपी के पास जातिवाद नहीं है, उनके तो पास इस चुनाव में नया क्या हो रहा था उत्तर प्रदेश में? देखिए, अभी मैं जब पिछले में इलेक्शन के पहले से बहुत जा रही थी, क्योंकि मैं एक मायावती के आर्टिकल पे काम कर रही थी कैरावैन के लिए, तो उसके दौरान मैं ये समझने की कोशिश करी कि 2014 के बाद मायावती ने कई सारी चीज़ें बीएसपी ने लगाई बामसेफ के साथ मिलके ज़मीन पे, ताकि वो जितना उनका जैसे जो है जितना दलित वोट भाजपा में गया था उसको वापस बसपा में लाने के लिए, और उस तरीके से उन्होंने कई सारी चीज़ें ज़मीनी तौर पर करी थी। और जो अभी इलेक्शन में ये जो नैरेटिव बन रहा था कि ये विकास हो रहा है या अखिलेश सरकार ने काम किया है, जैसे अभी मैं बुंदेलखंड से आई तो वहाँ पे उनका मेन बातें वो ये बोल रही हैं कि हाँ ठीक है, एक दलित महिला ने मुझे कहा कि ठीक है सड़क तो बन गई है मगर हमें अभी भी राशन नहीं मिल रहा है, या जो अस्पताल है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे लोग नहीं बैठते हैं, या यहाँ हमारे यहाँ जब भी रेप का केस होता है या महिला हिंसा का केस होता है तो पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, एनसीआर लिखती है जो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है। सभी महिलाओं में इस तरह से था। ये इन महिलाओं ने सभी ने ये बात कही, तो उनका ये मुद्दा था कि ठीक है आप सड़क बनाइए या आप कंप्यूटर बांटिए, मगर जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं जहाँ पे हमें अभी भी राशन ऑनलाइन आपने कर दिया है पीडीएस, तो हमको राशन नहीं मिल रहा है, हमारा अस्पताल नहीं चल रहा है, स्कूल में से जो है दलित टीचर आता है उसको डकैत उठा के लेके जाते हैं। तो इस तरह की मुद्दे पे वो ये कह रहे थे कि पिछले रजीम में कम से कम ये कहा गया था कि अधिकारी को अपने दफ्तर में बैठना है, जो इस बार नहीं हुआ। तो ठीक है विकास की बातें हैं, मगर ये सारे जो बेसिक मुद्दे हैं उसको लेके लोग, मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे हिस्सों में यूपी में उखड़े हुए हैं। ठीक है सुप्रिया, हम थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव उसी तरह से हुआ जैसा स्पिन डॉक्टर्स या रणनीतिकार बनाना चाह रहे थे, उसको क्रिएट करना चाह रहे थे स्ट्रेटेजिस्ट, या लोगों ने इस चुनाव को अपने मुद्दों के हिसाब से वो किसी और दूसरी दिशा में लेकर गए हैं? जी रवीश, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं 2 महीने से लगातार एक ही गांव में आके समय बिता रही थी, लोगों से बातचीत करी थी। तो मैं खास सिर्फ इस गांव के बारे में बात करना चाहूंगी। ये बक्शा गांव है, जौनपुर जिले में है। मैं अभी बक्शा से ही बोल रही हूँ। और जो मुझे यहाँ की तस्वीर लगी वो ये कि जो एक बिग पिक्चर एनालिसिस होता है स्टेट लेवल पे, वो शायद सीट लेवल पे होना चाहिए। तब शायद हमें ज्यादा बेहतर समझ में आए कि आखिर वोटर क्या सोच रहा है और वो क्या कर रहा है। जैसे ये क्षेत्र जो है ये मलहनी क्षेत्र है और यादव बहुल इलाका है, और सपा पिछले कई इलेक्शन यहाँ से निकालती आई है, और उसी वजह से बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी यादव हैं, विवेक यादव हैं। वो एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं। तो अगर गणित देखा जाए, जातीय समीकरण देखा जाए, तो ऐसा लगेगा कि 2 यादव हैं, पारसनाथ यादव सपा के और विवेक यादव बसपा के, तो यादव वोट थोड़ा खंडित होगा, और जो बाकी लोग हैं वो बीजेपी की तरफ जाएंगे, जो फॉरवर्ड कास्ट हैं और जो गैर यादव
और गैर जाटव, वो सब एक तरह से बिग पिक्चर एनालिसिस लगेगा, लेकिन इसमें कहीं ये बात भी अहम है कि एक चौथे उम्मीदवार हैं धनंजय सिंह, जो कि निषाद पार्टी से लड़ रहे हैं। वो बाहुबली हैं और ठाकुर हैं, और माना जा रहा है कि उन्हें सब जाति में कुछ कुछ वोट मिल रहा है, ठाकुर वोट तो वो ले ही रहे हैं। और बाहुबली होने के नाते ऐसा लगेगा कि लोग प्रेशर में दे रहे हैं, लेकिन इतने लोगों से जो बात हुई, यहाँ की जो एक साइकोलॉजी है कि लोग देखते हैं कि कौन नेता है जो उनकी बात सुनता है, कहाँ किसके दरवाजे पे जाके सुनती है। और धनंजय सिंह के बारे में कहा जाता है शादी क्या हो या मरनी तेरवी हो तो तक पहुंचाते हैं। तो एक जो फ्यूडल सोसाइटी में लोग की कुछ है, वो कई बातों को लेकर एक वोटिंग होती है। लोग कहते हैं कुछ वोट जात का, कुछ पार्टी का, कुछ व्यक्तिगत। तो इस तरह से जो वोट संचित होता है और उसका जो एक हर एक कंस्टिट्यूएंसी का एक अलग एनालिसिस होता है, शायद वो किया जाए तो एक तस्वीर हम लोग निकाल सकते हैं। जी, कुछ जाति का, कुछ पार्टी का, कुछ व्यक्तिगत। सुनीता, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस चुनाव में क्या सारे मतदाता एक समूह में शिफ्ट मूव कर रहे थे, या आपको कोई इंडिविजुअल वोटर भी दिखा जो अपनी पसंद से, अपने हिसाब से वोट कर रहा हो? रवीश जी, बहुत क्लियर नहीं है क्वेश्चंस, पर जितना मैं समझ पाई हूँ, मुझे लगता है कोई भी कास्ट एक समूह में नहीं चलता है। मैंने बनारस से लखनऊ वापसी में मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि हर 25 किलोमीटर पे तुम गाड़ी रोक देना, देखना 25 किलोमीटर हुए गाड़ी रोक देना। और मैंने वहाँ पे लोगों से बात करी, डिफरेंट कास्ट के लोगों से बात करी, उनकी चॉइसेस बिल्कुल फर्क हो जाती थी। अगर आगे मुझे सुनने को मिलता था समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया, अखिलेश अच्छे हैं, तो आगे चल के ये सुनने को मिलता था हाँ अखिलेश अच्छे हैं बट अब बीजेपी की हमें जरूरत है। और फिर 25 किलोमीटर के बाद बीएसपी की बात होती थी। कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट कास्ट की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसमें आज की तारीख में एस्पिरेशंस जुड़ गई हैं। तो जो कुछ कास्ट को मिला है, कुर्मीज हैं, अगर बैकवर्ड कास्ट लें यादव्स को मिला है, या अगर हम दलितों में देखें तो जाटव्स को मिला है, बट कुछ ऐसी कास्ट हैं जिनको ये लगता है हमें कुछ नहीं मिला है। बीजेपी ने 6 महीने पहले या 8 महीने पहले से ही उन कास्ट पे काम करना शुरू कर दिया था। और जब हम कास्ट की बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो गांव में होते हैं, जो ग्राम प्रधान होते हैं, उन तक काम करना पड़ता है, और इवन एक एक वोटर तक काम करना पड़ता है कई बारी। तो ये कहना कि सारे कास्ट, सारे यादव अखिलेश जी के पास चले गए या सारे लोध कल्याण सिंह जी के साथ चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। डिविजन्स होते हैं बट प्रेफरेंसेस होती हैं। और अब की बारी बीजेपी ने लोअर कास्ट को अपने साथ करने की कोशिश करी। उन्होंने कुछ बीएसपी से नेता भी तोड़े, और उसका उनको शायद इस बारी थोड़ा फायदा होगा। बट इट वाज अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव विच वाज एग्जीक्यूटेड बहुत ही साइंटिफिकली। इट इज नॉट कि आपने एक भाषण दिया और हो गया काम, ऐसे नहीं होता है। तो क्या दूसरी पार्टियां, जैसे अभी नेहा बता रही थी कि सुनीता जी वो बसपा भी उसी तरह से काम कर रही थी जिस तरह से उसने बामसेफ को अपनी तरफ जोड़ा, और बामसेफ का मतलब जो पुराना एक काशीराम का बनाया हुआ एक सांगठनिक ढांचा है जो पार्टी से अलग है, लेकिन उसकी मदद ली, तो उनकी भी तो रणनीतियां होंगी ना कि वो उन्हीं जातियों में जिसको काशीराम ने, जिनको अपने बीएसपी के दायरे में लाए और उनको एक तरह से ख़ास तरीके से ट्रेन किया, तो क्या उन जातियों ने ये नहीं देखा होगा कि बीजेपी के साथ जाते समय उनके अपने वैचारिक हित क्या हैं, उनकी वैचारिक समझ क्या है, उससे किस तरह से समझौता करना पड़ता है? नहीं, देखिए मायावती जी ने जो किया वो इलेक्शन से थोड़े समय पहले किया, इसकी तैयारी पहले से होती है। काशीराम जी ने जब जातियों को अपने साथ जोड़ा था तो वो साइकिल पे निकला करते थे और छोटी छोटी कास्ट सम्मेलन करते थे। मतलब हम लोगों ने यूपी में देखा ही नहीं था कि कानपुर के एक छोटे से गांव में कास्ट का सम्मेलन हो रहा है। इस समय इनके पास कौन से प्रोमिनेंट लीडर्स हैं? दो, एक एससी मिश्रा और एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब। मायावती जी का फोकस अब की बारी ज्यादा मुस्लिम्स पे गया। उनको ये लगा कि बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम्स हमारे साथ आएगा, और उन्होंने बहुत ज्यादा एक तरह से कहा जाए
जैसे बीजेपी को हम ब्लेम करते हैं, उसी तरह से मायावती जी ने भी वही भाषा बोली। हर रैली में उन्होंने कहा हमने 100 मुस्लिम्स को दिया है। तो वहां पे एक डिवाइड हो जाता है कि भाई वो 100 मुस्लिम्स को क्यों दे रही हैं, शी इज आवर रिप्रेजेंटेटिव, उनको हमारी बात करनी चाहिए। उससे भी नाराजगी हुई। और दूसरी तरफ बीजेपी अपनी तरफ उनको कर ही रही थी। अखिलेश जी का ये हुआ कि जो उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में प्रचार किया वो अकेले पड़ गए। एक तरफ बीजेपी का पूरा पैराफर्नेलिया, 20-20, 25-25 मिनिस्टर्स, लीडर्स, आरएसएस वर्कर्स, वो सब गांव में फैले हुए थे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी, उनकी जो भी यूथ ब्रिगेड होगी, मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखा है, और डिम्पल जी, खाली समाजवादी पार्टी में इन लोगों ने प्रचार किया। अलायंस के नाम पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जिस तरह से प्रचार करना चाहिए था, कैंपेन करना चाहिए था, उस तरह से नहीं हो पाया। तो इवेंचुअली उसका तो थोड़ा बहुत बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। आई डोंट बिलीव इन एग्जिट पोल्स, बट कुछ तो एडवांटेज। आप क्यों नहीं यकीन करती हैं? इसलिए कि इनका रिकॉर्ड खराब है? देखिए, मैं इसलिए कह रही हूँ, देखिए अ स्टेट लाइक यूपी, जहाँ पे इतनी कास्ट कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जहाँ पे हर गांव और हर डिस्ट्रिक्ट की कास्ट बदल जाती है, उसके रिवाज बदल जाते हैं, उसकी बोली बदल जाती है, उन 403 सीट्स का 70 डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ी से सैंपल साइज से कैसे आप ये बात ठीक है, पर फिर भी आप यूपी का आप मिजाज तो देखिए कि 2007 में वही बटा हुआ उत्तर प्रदेश एक पार्टी के लिए स्पष्ट बहुमत देता है, फिर से वो अपनी उसके मतदाता अपनी उस आदत को दोहराते हैं, जब दूसरी पार्टी को देते हैं तो स्पष्ट बहुमत देते हैं, फिर वही मतदाता 2014 में अगर नरेंद्र मोदी को लोकसभा में देता है तो जम के वोट करता है। तो उसमें हर तरह से अपनी जाति की दीवारों को तोड़ता हुआ एक तरह से वो टूट रहा है। ऐसा नहीं है कि इन 3 चुनावों के नतीजों को देखें तो हम क्यों ना माने कि जी देखिए 2012 में जो चुनाव हुए थे वो एक डायरेक्ट कॉन्टेस्ट थे। वो एक उस समय बीजेपी की जिंदा नहीं हुई थी, रिवाइव नहीं हुई थी। 2014 में बीजेपी रिवाइव हुई और कांग्रेस ने जल्दी से समाजवादी पार्टी के साथ वो खड़ी हो गई। तो पहली बारी इतने सालों के बाद समाजवादी पार्टी के कांग्रेस 2 नेशनल पार्टीज मैदान में उतरी। तो जब इतना फियर्स कॉन्टेस्ट हुआ कि रीजनल पार्टीज अभी स्ट्रांग है, उधर से बीजेपी 42% वोट लेके खड़ी हुई है 2014 में, तो नेचुरली बहुत ज्यादा एक कहना चाहिए ना फियर्स कॉन्टेस्ट होना, वो हो गया। हर वोट की लड़ाई होगी, हर सीट की लड़ाई होगी। तो नेचुरली हर वोट बैंक बट रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है, और उसी की वजह से इतना मुश्किल हुआ समझना कि कौन आगे है। बीजेपी एडवांटेज दिखाई देती है। ठीक है,